आज के इस वीडियो में हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करें, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन के तमाम पॉसिबिलिटीज़ और हर पॉसिबिलिटी को सोचना, उसको एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। प्रॉब्लम या सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं और उस सिचुएशन की हम रिगोरस प्लानिंग कैसे करें और करेक्ट डिसीजंस कैसे लें, और ये क्रिटिकल थिंकिंग हम में विजडम पैदा करता है। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें क्रिटिकल थिंकर्स बनना चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करें। गिवन प्रॉब्लम या सिचुएशन जो हमारे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में है, उसको पार्ट्स में ब्रेक करके सबसे पहले उसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें। उसके बाद ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये क्वेश्चन पे थिंक करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको मज़ीद कई क्वेश्चंस को रेस करना पड़ेगा। फिर इन क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन को हमको गैदर करना है और इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है। ये अंडरस्टैंडिंग में हमारे लॉजिकल और इलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इलॉजिकल इन द सेंस इमोशनल थिंकिंग हो सकती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसलिए हमको अंडरस्टैंड करे बाद एक मर्तबा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अप्लाई करके हम फर्दर उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर उसको एनालाइज करना है और लास्ट में इसको इंटरप्रेट करना है। ये इसके स्टेप्स हैं हमको क्रिटिकल थिंकिंग के। तो यहाँ पे अब हम एक सिचुएशन लेते हैं, एक सिचुएशन लेके हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करें हम उसको डिस्कस करते हैं। सिचुएशन ये है कि हाउ टू अर्न ₹1 करोड़ इन अ ईयर, या हाउ टू अर्न ₹1 करोड़ पर ईयर। आप इमीडिएटली ज़रूरी नहीं है कि 3 इयर्स के बाद या आपके क्वालिफ़िकेशन या स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद या ऑलरेडी जो स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, तो कुछ स्किल्स वगैरह एक्वायर करके वो अपने लाइफ में पर ईयर 1 करोड़ रुपीस कैसे कमा सकते हैं। ये हमारा सिचुएशन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको हम माइंड मैपिंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ब्रेक करके सबसे पहले क्लियरली इस क्वेश्चन के जितने भी डोमेन्स हो सकते हैं उस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, हाउ टू अर्न ₹1 करोड़ पर ईयर। तो इसको अगरचे हम ब्रेक करें पार्ट्स में तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास हाउ, यानी मेथड ऑफ अर्निंग पे हम बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है अर्न, यानी हमको 1 करोड़ रुपीस अर्न करना है। मांगना नहीं है, रुश्वत लेना नहीं है, चोरी करना नहीं है, गबन करना नहीं है, बल्कि हमको पर ईयर 1 करोड़ रुपीस अर्न करना है। तो ये सेकंड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके अंदर अमाउंट है 1 करोड़ रुपीस, यानी अर्न हम कई चीज़ें करते हैं, स्टेटस हैं, रिस्पेक्ट हैं,
तो इसी तरह से हम जो अर्न करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर वो है कैश, यानी अमाउंट अर्न करना चाह रहे हैं हम। और लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, इस सिचुएशन का, वो है कि टाइम लिमिट, यानी 1 साल में पर ईयर हमको 1 करोड़ रुपीस अर्न करना है। ये नहीं है कि लाइफ टाइम में हमको 1 करोड़ अर्न करना है या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो इसका टाइम लिमिट है 1 ईयर, यानी पर ईयर हमको 1 करोड़ रुपीस अर्न करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्लियरली अंडरस्टैंड करें। उसके बाद हमको कई क्वेश्चंस रेस करना है टू आंसर दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस सिचुएशन और टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू रेस सेवरल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को रेस करने के लिए सबसे पहले ये है कि हम 1 करोड़ रुपीस कमाने के लिए एक पर ईयर हमको क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, या अगर जो डायरेक्टली मैं अपनी बात करूं या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं तो क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। पर ईयर 1 करोड़ रुपीस कमाने के लिए क्या पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मनी अट्रैक्ट्स मनी जो हम कहते हैं। तो क्या हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती है पर ईयर 1 करोड़ रुपीस कमाने के लिए। और लास्ट में इसका कि हमें क्या मास्टरमाइंड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, यानी मेरे कुछ टैलेंट्स हैं और मुझ में कुछ टैलेंट्स, कुछ स्किल्स नहीं हैं। तो जो स्किल्स मुझ में नहीं हैं और मेरे लिए उन स्किल्स को एक्वायर करना शायद डिफ़िकल्ट भी है, तो उन स्किल्स के वास्ते या उन टैलेंट्स के वास्ते, उन कैपेसिटीज़ के वास्ते मैं एक मास्टरमाइंड ग्रुप को डेवलप करता हूं, ताकि जो कमियां मुझ में हैं उन कमियों को कंपनसेट करने के लिए मुझे एक ग्रुप की ज़रूरत है। वो ग्रुप को मैं मास्टरमाइंड ग्रुप कहता हूं। तो ये मास्टरमाइंड ग्रुप के ज़रिए, किस मास्टरमाइंड ग्रुप की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं पर ईयर 1 करोड़ रुपीस कमा सकता हूं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। तो रेस दी क्वेश्चंस में फर्दर ये जो हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को माइंड मैपिंग के ज़रिए से फर्दर हमको क्वेश्चंस रेस करने की ज़रूरत है। जैसे हम 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं 4 ब्लॉक्स में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या स्किल एक्वायर करना चाहिए, और क्या पैसों की ज़रूरत होती है, और किस तरह का मास्टरमाइंड ग्रुप मुझे डेवलप करने की ज़रूरत है। तो हर ब्लॉक को मैं फर्दर स्प्लिट करूँगा फर्दर क्वेश्चंस में। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मैंने लिया है, और दूसरे आप ट्राई करें इसी तरह से दूसरे क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, MBA है, CA है, सिविल सर्विसेज हैं, और आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है। तो इन कोर्सेज को एक्वायर करके, इन क्वालिफिकेशन या कोर्सेज को मैं एक्वायर करके पर ईयर 1 करोड़ रुपीस मैं कमा सकता हूँ। तो फिर ये हर ब्लॉक जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इसको मुझे क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से और फर्दर क्वेश्चंस रेज करने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मेडिसिन के रिलेटेड, MBA के रिलेटेड, और फर्दर क्वेश्चंस रेज करने की ज़रूरत है थ्रू माइंड मैपिंग, या नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे माइंड मैपिंग के ज़रिए से डिस्कस कर रहे हैं। अगरचे हम फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगरचे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो फर्दर क्वेश्चंस मैंने ये लिए हैं कि इसके क्या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन को एक्वायर करने के लिए क्या पोटेंशियल्स और क्या कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है, मुझ में क्या पोटेंशियल्स और कैपेसिटीज़ हैं, क्या मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। अगर से मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मेरा कौन से ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस तरह से हम फर्दर क्वेश्चन हम रेज करें। दूसरा है इंजीनियरिंग की क्या कोर्स फ़ी है, और
इसका क्या ड्यूरेशन है। इस तरह के हम क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग का मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्दर जो मेडिसिन और लॉ मैनेजमेंट वगैरह जो हैं उसके आप खुद से फिर माइंड मैपिंग के ज़रिए से फर्दर क्वेश्चंस को रेस करें। यहाँ पे 4 चीज़ें जो लिखा हूँ मैंने, उसको फिर फर्दर हम क्वेश्चन से रेस करेंगे उसके ताल्लुक़ से। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने कोर्स फ़ी लिया है। कोर्स फ़ी के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए कोर्स फ़ी जो रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से करने के लिए, तो वो कोर्स फ़ी के लिए क्या सोर्सेस हो सकते हैं, बैंक है और दूसरे और क्या सोर्सेस हो सकते हैं उसके कोर्स फ़ी के लिए। दूसरा ये है कि फिर अगरचे मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता हूँ अगरचे कोर्स फ़ी, तो उसकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, और क्या मैं ख़ुद से अर्न कर सकता हूँ, वो फ़ी मेरी ख़ुद मैं पे करने के लिए कॉलेज के अंदर क्या मैं ख़ुद से अर्न कर सकता हूँ, और क्या मेरे पेरेंट्स वो फ़ी मुझे दे सकते हैं। ये कोर्स फ़ी के ताल्लुक़ से कुछ क्वेश्चंस मैंने रेस किया था। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें से अगरचे फिर मैं फर्दर एक पॉइंट लूँ कि क्या ना अर्न दिस कोर्स फ़ी, यानी मैं इंजीनियरिंग करते हुए पैरेलली मैं अपनी खुद की फ़ी खुद पे कर लिए जैसा क्या मैं ख़ुद से कुछ अर्न कर सकता हूँ। अगर अर्न कर सकता हूँ तो फर्दर मुझे क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है। जैसे क्या मुझे प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए पार्ट टाइम बेसिस पे, जो मैं उस प्रोफेशन में ख़ुद को कुछ टाइम देकर मैं अपनी फ़ीस खुद जमा कर सकूं। तो मेरा पार्ट टाइम प्रोफेशन क्या होगा, यानी टीचिंग असिस्टेंट्स हैं या कोई आर्ट जॉब्स हैं, वट एवर इट इज़, जो भी आपके सिटी वगैरह में जो भी अवेलेबल हैं उस बेसिस पे क्या प्रोफेशन हम चूज़ करके हम पार्ट टाइम एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि मैं ख़ुद की फ़ी खुद पे कर सकूं। दूसरा, मुझे कितना टाइम डिवोट करना चाहिए उस पार्ट टाइम प्रोफेशन के लिए ताकि मेरा स्टडी और वर्क बैलेंस रहे, और इस वर्क की वजह से मेरे स्टडीज़ ख़राब ना हो, और अगरचे मैं स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ तो मेरी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फ़ी के लिए मुझे प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए मैं अर्न भी करूँ और मैं स्टडी भी करूँ। तो वर्क और स्टडी रेशियो क्या होना चाहिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसका। तो इस तरह से क्वेश्चंस रेस करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम क्वेश्चंस रेस करे बाद हमको क्या करना है, इस क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन गैदर करना है। इंफॉर्मेशन के कई सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, और मास्टरमाइंड ग्रुप है, उनके एक्सपीरियंसेस से हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस वगैरह के ज़रिए से भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि हमारे क्या क्वेश्चंस थे, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उसको हम अंडरस्टैंड करें। एक मर्तबा अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको फिर से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अप्लाई करें, फिर से फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है, हम क्लियरली इससे पहले के वीडियो हम डिस्कस किए हैं। इन शॉर्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये है कि थिंकिंग के लिए हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा ईगो बीच में ना आए, बल्कि हम लॉजिकल और रेशनल थिंकिंग करें। एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए हम थिंक डिफरेंटली कर सकते हैं। जब कभी भी हम ये इमोशंस वगैरह हमारे निकाल देते हैं, साइड में रख देते हैं, तो हम क्रिएटिवली थिंक करने के काबिल बनते हैं, और लेटरल थिंकिंग या थिंक डिफरेंटली ये भी हम कर पाते हैं। तो एक मरतबा अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अप्लाई करके फिर से अंडरस्टैंड करें उसको, फिर ये अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको हम एनालाइज करें, यानी
जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम कंपेयर करें, जजमेंट करें उसका, उसके बाद इसको हम इंटरप्रेट करें। तो एंड में मैं आपको ये कहूँगा कि एक क्रिटिकल थिंकर बने ताकि प्रॉपर डिसीजंस ले सकें, बेहतर से बेहतर प्लानिंग कर सकें और एक विजडम वाली ज़िंदगी आप गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।